नमो नमः प्यारे बच्चों। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा आज उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 1 के प्रथमा पाठा को लेकर, जिसका नाम है शब्द परिचय फर्स्ट, जिसको आप बहुत ही सरल तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे कि नाम से ही है शब्द परिचय, तो आपको इस पाठ में संस्कृत के नए नए शब्दों से परिचय कराया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर एक इमेज है गिलास की। गिलास का एक पिक्चर है। तो आप देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि एसह कह। अब एसह का मतलब होता है यह, और कह का मतलब कौन या क्या। तो यहाँ पर एसह कह का मतलब हो गया यह क्या है। अब फिर आपको बताया जा रहा है कि एसह चषकः, यह गिलास है। फिर है आपका पूछा जा रहा है कि किम एषः बृहत्। किम का मतलब होता है क्या, ऐसा का मतलब आपने ऊपर ही देखा कि यह होता है, और बृहत् का मतलब है बड़ा। तो किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। फिर आगे देखिए, फिर कह रहा है न मतलब नहीं। एसह यह लघु, लघु है छोटा है, तो नहीं यह छोटा है, नहीं यह छोटा है। अब आगे देखिए, फिर आगे है सह कह। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये गिलास था, गिलास के लिए कहा गया एसह यह। अब ये जो दर्जी है ये पुल्लिंग है, मतलब पुरुष जाति का बोधक है। तो आपको यहाँ इसके लिए सह लगाया गया, सह कह। तो सह का मतलब हो गया वह, और कह का मतलब कौन। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि वह कौन है। यहाँ पर क्या बहुत सही नहीं होगा, कौन होगा यहाँ पर। तो वह कौन है आपसे कहा जा रहा है। तो सह शौचिकः, सह मतलब वह, शौचिकः मतलब दर्जी, टेलर जिसको आप कहते हैं। तो वह क्या कौन है, दर्जी है। अब देखिए, शौचिकः किम करोति। किम का मतलब क्या, और शौचिकः मतलब दर्जी, और करोति मतलब कर रहा है। तो दर्जी क्या कर रहा है या दर्जी क्या करता है, दोनों ऐसे वाक्य आपको बन जाएगा। तो दर्जी क्या करता है या दर्जी क्या कर रहा है। तो फिर कहा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है या खेलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, न सह वस्त्रम सीव्यति। न मतलब नहीं, सह मतलब वह, वस्त्रम सीव्यति वस्त्र को सिलता है या सिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पूछा जा रहा है क्या वह खेलता है। तो फिर कहा जा रहा है नहीं, वह कपड़े सिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो कुत्तों की इमेज है, कुत्तों का पिक्चर है। तो आपसे अभी आपने जब एक था तो आपसे कहा गया एसह, लेकिन यहाँ पर दो हैं, दो कुत्ते हैं, तो दो के लिए कहते हैं एतौ। एतौ का मतलब है ये दोनों। तो ये दोनों कौ, जब एक था तो कह लगा था, दो हैं तो यहाँ हो गया कौ। तो एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ का मतलब ये दोनों, कौ मतलब कौन है। तो ये दोनों कौन हैं। अब कहा जा रहा है एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों शुनकौ हैं, कुत्ते हैं, ये दो कुत्ते हैं। अब आगे देखिए, किम एतौ गर्जतौ, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। पूछा जा रहा है क्या ये गरजते हैं। एतौ का मतलब यहाँ पर दोनों ही लगाना है आपको, लेकिन कहना ज़रूरी नहीं है, दोनों कहना ज़रूरी नहीं है, बस क्या ये गरजते हैं। तो न एतौ उच्चैः बुक्कतः, ना का मतलब नहीं,
ये तो का मतलब ये दोनों, उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। उच्चय का मतलब जोर से ये दोनों भौंकते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर है आपके किसान की। किसान हल जोत रहा है, खेत जोत रहा है 2 बैलों के साथ। तो यहाँ पूछा जा रहा है तऊ कऊ। तऊ मतलब वे दोनों, कऊ मतलब कौन है। यहाँ पर हिंदी अर्थ दिया हुआ है, वे दो कौन है। अब कहा जा रहा है तऊ बलि वरदौ स्तः, वे दोनों कौन है, बैल हैं। वे दो बैल हैं, आपसे कहा जा रहा है वे दो बैल हैं। अब देखिए, किम तौ धावतः, किम तौ धावतः, क्या वो दोनों दौड़ रहे हैं, क्या वे दौड़ते हैं। फिर यहाँ कहा जा रहा है न तौ क्षेत्रम कर्षतः, नहीं वे तो खेत जोत रहे हैं। तो वे दोनों, तौ का मतलब यहाँ पर दोनों ही है, तो नहीं वे खेत जोतते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैग हैं, 2 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा बैग हैं, तो इन सब के लिए बहुवचन लगता है, बहुत सारे बैग के लिए यूज होगा। तो इसके लिए कहा जाएगा एते। एते का मतलब ये सब, एते के। अब वहाँ पर आपने देखा था कि एक किसी एक के लिए कह लगाया और 2 के लिए कौ लगाया, और अब बहुत सारे हैं तो यहाँ पर के लग गया, तो ये बहुवचन में है, बहुत सारे लोगों के लिए है। तो एते के, ये सब क्या हैं। एते का मतलब ये सब, के मतलब क्या हैं, ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, एते ये सब जो हैं, स्यूता का मतलब होता है बैग या थैला, तो आपका ये सब क्या है, थैले हैं, ये सब थैले हैं। आगे देखिए, किम एते हरितवर्णा, क्या ये हरे रंग के हैं, क्या ये सब हरे रंग के हैं। तो आपको कहना है, इसमें कहा जा रहा है कि नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं ये नीले रंग के हैं। यहाँ पूछा गया क्या ये हरे रंग के हैं, कहा गया नहीं ये नीले रंग के हैं। कैसे कहा गया, नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति, ये सभी कैसे हैं, नील वर्ण के हैं। यहाँ पर देखिए ते के, अब ते का मतलब फिर बहुत सारे लोगों के लिए है, 2 से ज़्यादा रहेंगे तो वो ते में कहे जाएंगे। ते वे कौन है, अब वे सब कौन है हिंदी अर्थ होता है। अब कहा गया ते वृद्धाः सन्ति, वे कौन है, वृद्ध हैं, वे सभी ते वृद्धाः सन्ति, वे वृद्ध हैं, वे सब बूढ़े लोग हैं। अब यहाँ देखिए, किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं या गाते हैं। तो क्या वे सब गाते हैं, कहा जा रहा है नहीं ते हसन्ति, नहीं ते हसन्ति, नहीं वे सब हंसते हैं, वे सब हंस रहे हैं, गा नहीं रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका आ गया अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य का मतलब आपको उस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर दिए जाएंगे, आपको वो करना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में कहा जा रहा है का में उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको इनको इसी तरह जैसे ये हैं इनको बोलना है। तो देखिए कैसे बोलेंगे इनको। छात्र, छात्र का मतलब एक कोई स्टूडेंट, तो छात्र एक छात्र। गजः एक हाथी, हाथी। घटः घड़ा। शिक्षकः टीचर आपका। मकरः घड़ियाल। दीपकः दीपक।
मयूरः मोर, बिडालः बिल्ली, अश्वः घोड़ा, शुकः तोता, मूषकः चूहा, चंद्रः चंद्रमा, बालकः बालक कोई लड़का, चालकः चलाने वाला, गायकः गाने वाला। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सबके लिए कि ये सभी एक वचन में हैं। एक छात्र है, एक हाथी है, एक घड़ा है, तो छात्र गज घट ऐसे कहेंगे। लेकिन अगर दो कहना हो तो कहते हैं छात्रौ। यहाँ पर औ की मात्रा लग जाती है और हो जाता है छात्रौ। इसी तरह सभी को दो में कहना है तो शिक्षकौ, शिक्षकौ, मयूरौ, सुकौ, बालकौ ऐसे बोलते हैं। अब आगे हम और अच्छे से समझेंगे, ये तो आपको उच्चारण के लिए था। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। चित्राणि है यहाँ पर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, पदानि मतलब शब्दों को। जो ये शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये शब्द लिखे हुए हैं, इनका आपको उच्चारण करना है। तो पदानि शब्दों को उच्चारयत उच्चारण करिए। चित्रम दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यहाँ भी आपको उच्चारण करना है। ये किसान की फोटो बनी हुई है, आपको कहना है कृषकः। कैसे बोलना है? कृषकः। ये बैल है तो इसको क्या बोलेंगे? वृषभः। भालू है तो इसको भल्लूकः। मेढक है तो इसको संस्कृत में बोलते हैं मंडूकः। यहाँ पर कबूतर है तो इसको संस्कृत में बोलते हैं कपोतः। ये आपकी चारपाई है बेड, तो इसको कहते हैं पर्यंकः। यहाँ पर दूरभाषः, टेलीफोन को दूरभाषः, कौवे को काकः, और दर्जी को आपने पहले पढ़ा ही शौचिकः। तो इन सबको आप याद कर लीजिए। ऐसे ही कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, शौचिकः। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे जो मेन आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। प्रश्न नंबर 2 का लिखा है का नंबर में, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। पदम मतलब होता है शब्द। आपको ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनका संयोजन करके आपको लिखना है। तो वर्ण मतलब अक्षर, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं वर्ण का संयोजन करना है, मिलाना है आपको, और मिला करके सभी को यहाँ पर लिखना है। अब मिलाते कैसे हैं देखिए, ये च लिखा हुआ है, चा में नीचे एक लाइन आपको दिख रही, ये है हलंत। तो चा में लिखा हुआ है नीचे लाइन हलंत, मतलब इसका ये आधा है। जब ये आ जो स्वर है ये आपका इसमें मिलेगा तो ये हो जाएगा च लिख देंगे हम, खाली च। और ये सा भी आधा है, हलंत लगा हुआ है नीचे, और ये आ मिलकर बनेगा स। तो च स और का और आह मिलकर बन जाएगा कह। तो इस तरह आपका हो गया चस्कह। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है स है आधा, क्योंकि इसमें ये हलंत लगा हुआ है। अब जब ये औ मिलेगा तो ये दोनों बन जाएंगे 100, और फिर यहाँ पर है प्लस च और ई, तो ये हो गया ची, 100 ची, और ये आधा क है और अह है, तो मिलकर बन जाएगा शौचिकः। पूरा आपका बन गया शौचिकः। इसी तरह से अगले शब्दों को भी आपको मिलाना है। देखिए यहाँ पर है श, इसको बोलते हैं शलजम वाला श, और श इसको श बोलते हैं। और श में जब ऊ मिला दिए तो ये हो गया शु। और फिर ये ना के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये आधा ना है और अ मिलके पूरा ना बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा न, और आधा क और औ मिलकर बन जाएगा कौ, शुनकौ। तो इस तरह से पूरा शब्द हो गया आपका सुनकौ। आगे देखते हैं। व है, वा में नीचे हलंत है, और री, तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा व्री। प्यारे बच्चों इसमें देखना ये है कि जब नीचे हलंत लगा होता है तो ये आधा अक्षर होता है, जब इसमें कोई स्वर मिलता है तब ये पूरा होता है। तो जब ये री यहाँ पर जाकर मिलेगा तो ये हो जाएगा व्री, और पूरा वा बन जाएगा व्री।
और इसी तरह ये आधा द है, और जब ये क्योंकि यहाँ पर कोई और स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा। वृद्धा ऐसे बोलते हैं, ये आधा ही रहेगा। और धा जो है आधा और इसके बाद स्वर है आह, तो ये मिलकर पूरा धा बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा वृद्धा। यहाँ पर दा आधा है और धा पूरा है, तो ये हो जाता है वृद्धा। फिर यहाँ पर देखिए गा है और आ है, तो गा और इसका स्वर मिलकर ये दीर्घ गा बन जाएगा गा, और य और आ मिलकर पूरा या बन जाएगा गा य, और ये है आधा न, इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा गायंती, और ता के बाद ई मिलकर ती हो जाएगा, तो गायंती पूरा स्वर आपका बन जाएगा गायंती। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर भी आपको देखिए ये मिला करके आपको बनाया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदानाम, अभी आपको बताया कि पद का मतलब होता है शब्द, तो पदानाम मतलब शब्दों का, वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद मतलब इसको अलग अलग करना है, विच्छेद करना है, तो विच्छेदम प्रदर्शयत, प्रदर्शित कीजिए। इन ये जो शब्द है इसको अलग अलग लिखकर, जैसे आपने अभी पीछे देखा उसी तरह से आपको यहाँ पर करना है, एक करके आपको दिखाया गया है। देखिए ल है और आ है, तो ल और आ, जब पूरा ला था तो ला को नीचे हलंत लगा के लिख दिया गया और इसका स्वर निकाल कर आ लिख दिया गया, तो यहाँ पे हो गया ल प्लस घ, जो घू था ये घ प्लस ऊ बन गया। तो इस तरह से इसको अलग अलग करते हैं। अभी आइए आगे और देखते हैं। देखिए स है, सा में बड़ी ई का मात्रा है, तो हम सा लिख करके यहाँ पर लिख देंगे बड़ी ई, सा के नीचे हलंत लगा देंगे और लिख देंगे बड़ी ई, और फिर प्लस करके जो ये वा है, वा को क्योंकि वा आधा ही है तो यहाँ पर हलंत लगा के कोई और स्वर नहीं लिखेंगे, ये आधा ही रहेगा। इसके बाद या लिखेंगे, और या पूरा है तो इसका मतलब इसमें अ है, जब इसमें कोई और स्वर नहीं लगा हो तो मतलब या में आ रहता है। किसी भी अक्षर में अगर उसमें कोई और मात्रा नहीं लगी है तो उसमें आ रहेगा, तो या में या को लिखेंगे और इसका आ अलग लिखेंगे, या में हलंत लगा के आ प्लस आ लिख देंगे, और फिर ता है, ता में छोटी ई का मात्रा है तो यहाँ पर ता में नीचे हलंत लगा के प्लस ई लिख देंगे। इस तरह से आपका हो गया सीव्यति। आगे देखते हैं। वर्णाह शब्द है, तो वा में और कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसका मतलब इसमें अ है, नीचे हलंत नहीं लगा है, ये पूरा वा है, तो इसमें वा जब हम बोलते हैं तो आ रहता है, तो वो ऐसे बोलते हैं तो आ रहता है, तो वा और आ को अलग अलग लिखेंगे, वा और नीचे हलंत लगा देंगे, मतलब ये आधा हो गया, और प्लस आ लिख दिए। फिर है र, आपका वर्णाह बोलते हो ना तो रा पहले आता है, तो रा लिख के हलंत लगा देंगे क्योंकि रा आधा है इसलिए यहाँ पे और कोई स्वर नहीं होगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा अड़ा, अड़ा में भी हलंत लगा के इसमें जो आह लिखा हुआ है ये भी अलग से लिख देंगे, तो ये हो गया वर्णाह। इसी तरह आपका कुक्कुरो, का में ऊ की मात्रा तो क हलंत और प्लस ऊ, और फिर आधा का है तो आधा का के लिए का लिखकर हलंत प्लस फिर से का लिखेंगे क्योंकि ये का वाला है, फिर इसके बाद प्लस ऊ जो इसमें स्वर है मात्रा है, फिर प्लस रा लिख दिए, और औ की मात्रा है तो प्लस औ कर दिए। प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको जब भी कोई अक्षर लिखना है तो उसमें हलंत जरूर लगाना है, सिर्फ स्वर को छोड़कर। आप स्वर और व्यंजन तो समझते ही होंगे, काखा गाघा जो होता है का से लेकर माँ तक वो व्यंजन में, और छोटा आ से लेकर आह तक आ ई ऊ इस तरह जो होता है वो स्वर होता है। तो स्वर सभी व्यंजन में रहते हैं, उन्हीं को आपको अलग अलग करके इसमें लिखना होता है।
आगे फिर देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मयूराह जैसे शब्द है तो म है, माँ को फिर हलंत लगा के आ लिख देंगे और फिर प्लस या लिखेंगे, और या में बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर प्लस बड़ा ऊ लिख देंगे और फिर प्लस करके रा लिखेंगे और रा के बाद आह है तो यहाँ पर आह हम लिख देंगे, बड़ा आ लिखकर उसमें विसर्ग लगा देंगे। ये हो जाएगा मयूराह आपका। आगे देखिए बालका शब्द ऐसे ही बा है, बा बड़ा है, बा में आ की मात्रा है तो बा को हलंत लगा के हमने प्लस बड़ा आ लिख दिया, ये हो गया बा, प्लस ला लिख दिया, ला में हलंत लगा दिया और इसके आ को यहाँ पर बगल में लिख दिया। आगे देखते हैं, बा था आपका बाल कह, तो ला को हमने ला के आ को यहाँ लिख दिया, प्लस का लिख दिया, का में हलंत लगा दिया, प्लस लिखकर आह लिख दिया और ये हो गया आपका बालकह। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वर्ण संयोजन पूरा अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखना है आपको कि जैसे मैंने बताया कि पहले आप इस प्रश्न को समझिए। उदाहरणम दृष्ट्वा, उदाहरण को देखकर, उदाहरणम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देखकर, उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। मतलब ये जो रिक्त स्थान है इनको कहते हैं रिक्त स्थान, खाली स्थान को रिक्त स्थान, रिक्त स्थान को पूरयत भरो। तो यहाँ पर देखिए चस्कह लिखा हुआ है, चस्का मतलब गिलास, अभी आपने पीछे पढ़ा था चस्का मतलब गिलास। और चस्कौ, यहाँ पर एक गिलास के लिए चस्कह और दो गिलास के लिए चस्कौ और बहुत सारे के लिए चस्काह। अगर एक गिलास है तो चस्का, दो है तो चस्को और बहुत सारे हैं तो चस्का। इसी तरह आपको देखकर यहाँ पर जो ये बलिवर्द शब्द लिखा हुआ है, द्वितीया विभक्ति में, द्वितीया वचन में, द्विवचन में है तो बलिवर्दौ है, जैसे चस्को है ऐसे बलिवर्दौ। तो आपको यहाँ पर चस्कह की तरह पर बलिवर्द शब्द को बलिवर्दह लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका बलिवर्दह, यहाँ पर हो जाएगा बलिवर्दह। और दूसरा बलिवर्दो लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा आप चस्का की जगह बलिवर्दाह। फिर यहाँ पर शुनकह शब्द है, शुनका एक वचन में शुनका एक कुत्ता, और यहाँ पर दो के लिए हो जाएगा शुनकौ और बहुत सारे के लिए हो जाएगा शुनकाह। यहाँ पर शुनकह, यहाँ पर शुनको, यहाँ पर शुनकाह। ऐसे ही मृगाह, बहुत सारे मृग, बहुत सारे हिरन यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक वचन में पहले आपको लिखना है, एक वचन में क्या हो जाएगा मृगः और द्विवचन में क्या हो जाएगा मृगौ। यहाँ पर आपका ये मृग है, ऐसे रहेगा, री ऐसे रहेगा मृगौ, री की मात्रा आपकी लगी होगी इसमें, जैसे री की मात्रा लगाते हैं ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिए यहाँ पर शौचिकः लिखा हुआ है, तो शौचिकः है, ये शौचिकः शब्द है, यहाँ पर होगा शौचिकः, द्विवचन में होगा शौचिको और शौचिकाः। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे शौचिकः, दूसरा शौचिको और तीसरा शौचिकाः। इसी तरह मयूरः शब्द है, द्विवचन में होगा मयूरौ और बहुवचन में हो जाएगा मयूराः। एक मयूर, दो मयूर और बहुत सारे मयूराः। आपको इन्हीं शब्दों को ऊपर देख करके लिखना है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्राणि मतलब चित्रों को, बहुत सारे जो चित्र दिए हुए हैं, दृष्ट्वा देख करके संस्कृत शब्दों को लिखना है। तो ये क्या है हाथी, और एक हाथी है तो आपको लिखना है गजह। और यहाँ पर ये है क्या है कौआ, कौआ को क्या कहते हैं, एक कौए को काकह। यहाँ पर है चंद्रमा तो इसको क्या कहते हैं चंद्रह। यहाँ पर है ताला तो ताला को क्या कहते हैं तालह। फिर है आपका
भल्लूक, भालू को क्या कहते हैं संस्कृत में? भल्लूक, या रिक्शा भी बोलते हैं। ये है बिल्ली, तो बिल्ली को क्या बोलते हैं संस्कृत में? बिडालः, तो बिडालः। अब ये हो गया गज, ये काकः, ये चंद्र, और ये तालः, ये रिक्शा या भल्लूक, और ये है बिडालः। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। ये प्यारे बच्चों, आपको ये जो प्रश्न लिखे होते हैं इनको ध्यान से पढ़ना है और हर एक शब्दों का अर्थ समझ लेना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। तो चित्रम मतलब है चित्र को, दृष्टवा मतलब देख करके, उत्तरम उत्तर, लिखत लिखो, चित्र को देख करके उत्तर लिखो। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, बालकः किम करोति। अब बालक बना हुआ है और पूछा जा रहा है बालकः किम करोति। बालक ये जो छात्र है, बालक है, बच्चा है, ये किम मतलब क्या, करोति कर रहा है, बालक क्या कर रहा है, तो बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। अब ये देखिए, अब ये यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं, तो यहाँ पे कहा गया कुक्कुराह। एक कुत्ता होता तो कुक्कुराह, और ढेर सारे हैं तो कुक्कुराह। कुक्कुराह किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुत्ते, ये आपका अगला हो जाएगा कुक्कुराह बुक्कन्ति, जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं। कुक्कुराह बुक्कन्ति, बुक्कन्ति मतलब भौंकना, तो यहाँ पे बहुवचन में भौंक रहे हैं या भौंकते हैं ऐसा भी अर्थ होता है। कुक्कुराह बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े क्या कर रहे हैं। अब देखिए अश्वः मतलब घोड़ा होता है, अश्वः मतलब घोड़ा होता है, जैसे अश्वः ऐसे लिखते हैं, अश्वः मतलब घोड़ा। अब यहाँ पर क्योंकि ये दो है, यहाँ पर दो हैं तो अश्वौ लिख दिया गया, ये हो गया अश्वौ किम कुरुतः। अश्व जो घोड़े हैं दोनों, ये क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, तो आपको बताना है कि अश्वौ धावतः, अश्वौ धावतः, यहाँ पर आगे लिख देना है अश्वौ धावतः। अश्वौ, ये तो अश्वौ, और इस ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके लिए जो इजी हो, अश्वौ ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, तो अश्वौ धावतः, घोड़े दौड़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ, अब यहाँ पे दो छात्र हैं और पूछा जा रहा है कि छात्र क्या कर रहे हैं। जी ये दोनों छात्र क्या करते हैं, तो क्या कर रहे हैं छात्र, छात्रौ गायतः। अब यहाँ पर पिक्चर बनी है, आप इसको गायतः भी बोल सकते हैं, पठतः भी बोल सकते हैं, गा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर छात्रौ गायतः। आगे देखिए, कृषकः किम करोति, कृषकः किम करोति। अब ये किसान है, किसान हल जोत रहा है। अब कृषकः मतलब किसान, किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है या करते हैं, करता है या कर रहा है। तो कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, तो कृषकः कर क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति, या फिर आप जोत रहा है भी बोल सकते हैं, ये वर्तमान काल की क्रिया है। तो कृषकः क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्र मतलब खेत, कृषकः मतलब किसान, कर्षति मतलब जोतता है, तो किसान खेत जोतता है। आगे देखिए, ये दो हाथी हैं, गजः मतलब एक हाथी और गजौ मतलब दो हाथी। तो गजौ किम कुरुतः, ये दोनों हाथी क्या कर रहे हैं या क्या करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, गजौ चलतः, हाथी चल रहे हैं, ये हाथी चलते हैं, ये दोनों हाथी चलते हैं। आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को संयोज्य मतलब मिला करके वाक्य की रचना करिए। अब देखिए यहाँ पर है गजाह, गजाह, मैंने आपको पहले ही बोला कि जब ऐसे लिखा हो गजह, गजह, तो मतलब एक हाथी, और यहाँ पर क्या है गजाह, बहुत सारे हैं,
तो बहुत सारे के लिए आपको बहुवचन की क्रिया लगानी होगी। तो गजाह क्या कर रहे हैं? चलंती। आगे देखिए, गजाह चलंती। फिर इसी तरह आपको अगला फिर बनाना है। ये सिंघौ है, सिंघौ द्विवचन में क्रिया है। तो द्विवचन की क्रिया जो है दो दो शेर के लिए है ये। एक तो सिंघा एक होता है, सिंघौ दो शेर। तो शेर क्या करते हैं? गर्जतः। शेर के लिए हो जाएगा गर्जतः। फिर ये है गायकः। गायकः क्या करेगा? गायती। यहाँ पर मिल जाएगा आपका गायती हो जाएगा। और बालकौ क्या करेगा? बालकौ पठतः। जो दोनों बालक हैं वो दोनों बालक पढ़ रहे हैं। और मयूराः, बहुत सारे मयूर हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नृत्यंती। मयूराः नृत्यंती। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 में मंजूषातः। मंजूषातः कहते हैं इस कोष्ठक को। जो मंजूषातः पदम चित्वा, पदम मतलब शब्दों को, ये जो शब्द हैं इनको पद कहा जा रहा है। तो मंजूषातः पदम चित्वा, पद को चुन करके आपको क्या करना है? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान जो यहाँ पे खाली थे इसको मैंने लिख दिया है पहले से। तो देखिए मयूराह लिखा था, तो मयूरा आपने पहले भी मिलाया कि मयूर क्या है? नाच रहा है, नाचते हैं, ढेर सारे मयूर हैं, तो मयूरा नृत्यंती। और फिर गजौ दो हाथी है तो चलता, गजौ चलता। वृक्षाः फलंती, वृक्ष क्या है? फलंती। ये फलंती यहाँ पर आ जाएगा, वृक्ष फलते हैं। और फिर सिंघौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति। तो यहाँ पर इसका अर्थ भी देख लीजिए। मयूरा नृत्यंती, मोर नाचते हैं, दोनों हाथी चलते हैं, वृक्षा फलंती, वृक्ष फलते हैं, और सिंघौ जो दोनों शेर हैं वो गरजते हैं, वानर जो है खाता है, और अश्वः धावती, अश्व दौड़ता है। आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 में लिखा हुआ है आपसे कि सह तौ ते। ये जो सह तौ ते 3 शब्दों को आपको प्यारे बच्चों इसका अर्थ अच्छे से याद करना है कि सह का मतलब होता है वह, और तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। सह का अर्थ वह और वे दोनों और वे सब। तो इन तीनों को आपको अच्छे से याद करना है। कहा जा रहा है सह तौ ते इत्येभ्यः, ये इन सब का, इत्येभ्यः का मतलब इन सब का, उचितम सर्वनाम पदम, उचितम जो सही हो, सर्वनाम पद चित्वा चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जो ये सह तौ ते सर्वनाम है, इनको सर्वनाम आप समझते ही होंगे कि संज्ञा के जगह पर जो प्रयोग किया जाता है शब्द वो सर्वनाम होता है। जैसे राम, राम की जगह पर हम कहें कि वह, तो वह हो गया सर्वनाम। तो यहाँ पर ये जो सर्वनाम है इनको यहाँ पर भरना है। अभी आगे मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। जैसे लिखा है अश्वः धावति, तो अश्वः घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा क्या कर रहा है? दौड़ता है। तो क्योंकि घोड़ा अकेला है तो इसके लिए हम लगाएंगे वह, और वह का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? सह। तो अश्वः धावति की जगह पर क्या लिख दिया हमने? सह धावति। अब यहाँ पर देखिए इसी तरह का नंबर में गजाह चलंती है। अब क्योंकि गजाह बहुवचन है और बहुत सारे हाथी चल रहे हैं, तो गजाह चलंती। अब बहुत सारे के लिए हम क्या लगाएंगे? गजाह के लिए अगर कहना हो वह तो क्या लगाएंगे? ते, क्योंकि हाथी एक नहीं है, बहुत सारा है। तो गजाह के लिए क्या हो जाएगा? ते। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ते चलंती। यहाँ पर आपका हो जाएगा ते चलंती। मैं लिख दे रही हूँ, आपका ते हो जाएगा। यहाँ पर गजाह की जगह पर क्या हो जाएगा? ते। अब इसी तरह ये जो छात्रौ है, दो छात्र हैं, एक तो होता है छात्र, एक छात्र, और दो छात्र, छात्र के लिए छात्रौ लिखते हैं। तो छात्रों की जगह पर क्या हो जाएगा? तौ।
तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तऊ, तऊ लिख देंगे द्विवचन का। ये हो गया तऊ। तऊ पठतः मतलब दोनों, वे दोनों पढ़ रहे हैं। यहाँ पर था छात्र पढ़ रहे हैं, और तऊ पठतः का मतलब वे दोनों पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दो छात्र पढ़ रहे हैं, वहाँ पर वे दोनों पढ़ रहे हैं। आपको सर्वनाम लगाना था। इसी तरह से आपको जो ये सर्वनाम लगाना था, तो इस तरह से आपका सर्वनाम लग जाएगा। अब यहाँ देखिए वानराह, यहाँ पर वानरह नहीं है, एक वचन का नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे बानर की बात हो रही है। वानराह क्रीडंती, तो बंदर खेल रहे हैं, आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर वानराह की जगह अगर हमें सर्वनाम लगाना हो तो हम क्या लिखेंगे, ते, बहुत सारे बानर हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ते क्रीडंती, ते क्रीडंती। अब इसी तरह है गायक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गायका नहीं लिखा, ऐसा बिंदी नहीं लगा है, गायका नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा गायक, अकेला है गायक, तो आपका हो जाएगा ये सह, सह हो जाएगा। और गायक की जगह हम क्या लिख देंगे, सह, ऐसा लिख देंगे सह। अब देखिए आगे, देखिए यहाँ पर मयूराह लिखा है। मयूराह है आपका बहुवचन, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, तो मयूराह बहुवचन है, तो इसलिए ये ते वाला हम लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ते नृत्यंती, ते नृत्यंती मतलब वे सब नाच रहे हैं। और यहाँ हो गया मोर नाच रहे हैं, और मोर की जगह हमने सर्वनाम लगा दिया, तो वे सब नाच रहे हैं। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप हमें बाद में कमेंट करके बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये सभी क्या थे, आपके पुरुषवाचक शब्द थे। जैसे गजाह, छात्रौ, वानरा, गायका, मयूरा, ये सब क्या है, पुरुषवाचक हैं, पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग में यही शब्द सा, ते, ताह चलता है। तो अभी आपको ये सिर्फ पुल्लिंग बताया गया है, पुल्लिंग के लिए है ये। अगर कोई एक, पुल्लिंग मतलब लड़का, कोई एक पुरुष जाति का बोधक, जैसे हाथी, हाथी बहुत सारा था तो यहाँ पर ते हो गया। घोड़ा एक था और ये पुल्लिंग है, तो ये सह हो गया यहाँ पर। और वानरा बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर ते हो गया। इसी तरह से आपका अगले चैप्टर में स्त्रीलिंग के लिए होगा। ये पाठ आपका पुल्लिंग में था, सारे पुरुष जाति के लिए सारी चीज़ें बताई गई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका पाठ पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा और आपने इसमें कुछ सीखा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।